कहानी शुरू होती है ऐना अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने आई है। जगह सच में कमाल की है। चारों तरफ नीला पानी, खूबसूरत नजारे और आसपास फैले कई ऐसे छोटे बड़े द्वीप जिन पर अभी तक ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं हुआ। हाल के दिनों में ये इलाका टूरिस्ट्स के बीच काफी मशहूर हो चुका है। उस वक्त सब बस छुट्टियों का मजा लेने के मूड में थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उनकी ये ट्रिप किसी बुरे सपने में बदलने वाली है। होटल में पहुंचकर सब लोग अपना सामान रख ही रहे होते हैं कि तभी यूयू की नजर दरवाजे पर खड़ी करली बालों वाली लड़की पर पड़ती है। दोनों एक ही पिता की बेटियां हैं, लेकिन अलग अलग माँ से। बचपन से ही दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। जैसे ही आमना सामना होता है, माहौल तुरंत गर्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर ताने कसने लगती हैं। तभी लिली यूयू को शांत करते हुए कहती है कि वे यहाँ लड़ाई करने नहीं बल्कि छुट्टियां मनाने आए हैं, इसलिए किसी और की वजह से अपना मूड खराब करने का कोई मतलब नहीं। रात होते ही सब लोग समुद्र किनारे बने एक ढाबे नुमा रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। हंसी मजाक, खाना पीना और मस्ती पूरे जोरों पर चल रही होती है। तभी ऐना की नजर अचानक अकुन की तरफ जाती है। उसके पास एक अजीब सी औरत खड़ी है। उसका शरीर जैसे पूरी तरह साफ दिखाई भी दे रहा है और नहीं भी, वह किसी धुंधली परछाई की तरह लग रही है। सबसे अजीब बात यह थी कि बाकी किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। उस समय ऐना के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उसने कुछ ऐसा देखा हो। असल में ऐना के पास जन्म से ही एक अनोखी क्षमता है। वह ऐसी चीजें देख सकती है जो आम लोग नहीं देख पाते। कई बार ये वरदान लगता है और कई बार मुसीबत। अगली सुबह सब लोग स्कूबा डाइविंग के लिए निकलते हैं, लेकिन बोट पर पहुंचकर पता चलता है कि वही करली बालों वाली लड़की भी इसी ट्रिप में शामिल है। अब दूसरी बोट बुक करने का समय नहीं बचा था, इसलिए मन मारकर सबको एक ही बोट में सफर करना पड़ता है। बोट धीरे धीरे किनारे से दूर जाती रहती है। रास्ते भर समुद्र के शानदार नजारे दिखाई देते हैं और देखते ही देखते वे काफी दूर निकल आते हैं। तभी ऐना की नजर दूर मौजूद एक अजीब से द्वीप पर पड़ती है। दूर से देखने पर उसका आकार किसी खोपड़ी जैसा लगता है। सबको ये देखकर हैरानी होती है और वे वहीं जाकर डाइविंग करने की बात करते हैं, लेकिन बोट का कप्तान उनकी बात सुनते ही साफ मना कर देता है। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि कोई बहस भी नहीं कर पाता। वह बताता है कि ये द्वीप स्थानीय लोगों के लिए एक प्रतिबंधित जगह है। सरकार की तरफ से भी वहां जाने पर रोक लगाई जा चुकी है। उस वक्त सबने बात तो मान ली, लेकिन उस रहस्यमयी द्वीप की तस्वीर उनके दिमाग से नहीं निकली। आखिरकार बोट कप्तान उन्हें अपने सुझाए हुए डाइविंग स्पॉट पर ले जाता है। यहाँ का पानी इतना साफ था कि नीचे तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। रंग बिरंगी मछलियां, समुद्री जीव और खूबसूरत चट्टानें देखकर सब लोग मस्ती में खो जाते हैं। ऐना भी डाइविंग में इतनी मग्न हो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब वह दोबारा ऊपर देखने की कोशिश करती है तो अचानक महसूस करती है कि उसके सारे साथी गायब हैं। चारों तरफ सिर्फ गहरा समुद्र था और तभी उसकी नजर दूर पानी में तैरती किसी चीज पर पड़ती है। ऐना उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल घबरा जाती है। उसके मुंह में पानी चला जाता है और वह बुरी तरह खांसने लगती है। डूबते डूबते उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब और बिखरी हुई तस्वीरें चमकती हैं, जैसे कोई पुरानी याद या शायद कोई चेतावनी। लेकिन उस समय वह कुछ समझ नहीं पाती। तभी किसी की नजर उस पर पड़ जाती है और लोग तुरंत उसे पकड़कर बोट पर खींच लेते हैं। काफी देर तक खांसने और फेफड़ों में भरा पानी बाहर निकालने के बाद जाकर उसकी हालत थोड़ी संभलती है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे रंग वापस लौटा है, लेकिन जो उसने पानी के अंदर देखा था वह बात उसके मन में अटक जाती है। वापसी के दौरान बोट फिर उसी खोपड़ी जैसे दिखने वाले द्वीप के पास से गुजरती है। इस बार कप्तान खुद उसके बारे में बात शुरू करता है। वह बताता है कि सालों से इस द्वीप को लेकर एक डरावनी कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि कभी वहां एक शक्तिशाली चुड़ैल का श्राप पड़ा था। एक ही रात में पूरे गांव के लोग रहस्यमय तरीके से मर गए थे और सबसे हैरानी की बात यह थी कि बाद में उनकी लाशें भी कहीं नहीं मिली, मानो वे लोग कभी वहां थे ही नहीं। तभी से उस जगह को अशुभ माना जाने लगा और लोग वहां जाने से बचते हैं। कप्तान की कहानी खत्म होते होते बोट पर अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ देर पहले तक हंसी मजाक कर रहे लोग अब चुप हो चुके थे। हर कोई अपने मन में उस द्वीप और उसके रहस्य के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी करली बालों वाली लड़की कप्तान की कहानी सुनकर सबका मजाक उड़ाने लगती है। उसके मुताबिक ये सारी बातें सिर्फ डरपोक लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां थीं। बात बढ़ते बढ़ते शर्त तक पहुंच जाती है। तय होता है कि जो टीम हार जाएगी उसे उस रहस्यमयी द्वीप पर एक पूरी रात बितानी होगी। खेल शुरू होता है और आखिर में बदकिस्मती से ऐना और उसके दोस्तों की हार हो जाती है। उस वक्त ये बस एक बेवकूफी भरी शर्त लग रही थी, लेकिन जल्द ही सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। करली बालों वाली लड़की का बॉयफ्रेंड कहीं ये लोग अपना फैसला न बदल दें
इसलिए अगली सुबह सुबह ही एक स्पीड बोट किराए पर ले आता है और बड़े उत्साह से खुद ही सबको द्वीप तक छोड़ने की जिम्मेदारी उठा लेता है। जब सब लोग बोट से उतरकर उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचते हैं तो वह जाते जाते भी कुछ ताने मारना नहीं भूलता, लेकिन जैसे ही सबकी नजर सामने फैले नजारे पर पड़ती है, कुछ देर के लिए उस जगह का डर उनके दिमाग से निकल जाता है। लिली एक ट्रैवल ब्लॉगर थी। सामने फैला खूबसूरत समुद्र और सुनहरा किनारा देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो जैसे उनका अपना प्राइवेट बीच हो। उसकी बात सुनते ही सब लोग खुशी से समुद्र की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोई पानी में छलांग लगाता है तो कोई तैरने लगता है। धीरे धीरे सब कप्तान की चेतावनी और उस द्वीप से जुड़ी डरावनी कहानी को लगभग भूल ही जाते हैं। काफी देर तक मस्ती करने के बाद आखिर सब लोग थककर रेत पर बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी लिली अपने फॉलोअर्स के लिए लाइव वीडियो बना रही होती है कि अचानक उसकी नजर एक बेहद दुर्लभ पक्षी पर पड़ती है। वह उसे कैमरे में कैद करने के चक्कर में उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ बढ़ जाती है। पहले तो किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब वह काफी दूर निकल जाती है तो बाकी लोग घबरा जाते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। मगर जंगल के अंदर पहुंचते ही सबके कदम अपने आप रुक जाते हैं। उनके सामने कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घास और झाड़ियों के बीच कई पुराने पत्थर के बुत खड़े थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि आगे वही छोड़ा हुआ गांव होगा जिसके बारे में कप्तान ने बताया था। तभी किसी की नजर दो पत्थर की मूर्तियों के बीच बंधी एक रस्सी पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर गांव का रास्ता बंद किया गया हो। आहुई को ये देखकर और ज्यादा उत्सुकता होने लगती है। वह चुपके से आगे बढ़ती है और बिना किसी को बताए रस्सी खोल देती है। उस समय किसी को इसमें कुछ अजीब नहीं लगता। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सब लोग गांव के अंदर कदम रख देते हैं। सामने एक के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ियां दिखाई देती हैं। हर तरफ बेलें, झाड़ियां और जंगली घास फैली हुई थी। साफ था कि इस जगह को छोड़े हुए कई साल बीत चुके थे। फिर भी हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद किसी इंसान को उस माहौल से खास डर नहीं लग रहा था। काफी खोजबीन के बाद केट को एक ऐसी लकड़ी की झोपड़ी मिलती है जो बाकी घरों की तुलना में बेहतर हालत में थी। वह सबको वहीं रात बिताने का सुझाव देती है और आखिर सभी मान जाते हैं। पूरा दिन घूमने और मस्ती करने के बाद सब लोग बुरी तरह थक चुके थे। थोड़ा बहुत खाना खाकर वे जल्दी ही सो जाते हैं, लेकिन रात के गहरे सन्नाटे में एना की नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई औरत दूर से उसे पुकार रही हो। वह आधी नींद में आंखें खोलती है और तभी एक और अजीब बात दिखती है। उसके सारे साथी एक साथ उठकर बैठ जाते हैं और फिर कुछ ही पल बाद वापस लेट जाते हैं, जैसे वे पूरी तरह अपने होश में ही न हों। अब बाहर से आने वाली आवाज और साफ सुनाई देने लगती है। एना का ध्यान अपने दोस्तों से हट जाता है और वह उस आवाज का पीछा करते हुए झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। अंधेरे के बीच अचानक सामने रोशनी चमकती है और उसके सामने एक अजीब दृश्य उभर आता है। एक औरत अपने पति को सीने से लगाकर बुरी तरह रो रही थी। पास ही गांव का मुखिया खड़ा था। वह वहां मौजूद लोगों को किसी बात का राज छिपाए रखने का आदेश देता है और अगले ही पल जबरदस्ती उस आदमी को दफना दिया जाता है। ये सब देखकर एना सन्न रह जाती है। इसके बाद वही औरत धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। वह गांव से दूर एक गुफा में रहने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वह किसी खतरनाक तंत्र मंत्र या काले जादू पर काम कर रही हो। तभी अचानक एना की आंख खुल जाती है। वह झटके से उठकर बैठती है और देखती है कि सुबह हो चुकी है। उसके साथ ही अपना सामान समेट रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। एना अपने मन में उठ रही बेचैनी को दबा देती है और सबके साथ समुद्र किनारे वापस पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर एक नई समस्या सामने आती है। कर्ली बालों वाली लड़की का बॉयफ्रेंड उन्हें लेने नहीं आया था। पहले सबको लगा शायद वह देर से आएगा, लेकिन समय बीतता जाता है। तभी एक और अजीब बात सामने आती है। किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था, मानो इस द्वीप ने बाहरी दुनिया से उनका संपर्क ही काट दिया हो। इसी बीच लिली अपने फोन की गैलरी देख रही होती है कि अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके एल्बम में कुछ नई तस्वीरें मौजूद थीं। तस्वीरें उन्हीं लोगों की थीं और सबसे डरावनी बात ये थी कि वे तस्वीरें रात में ली गई थीं, जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे। एना उन तस्वीरों को देखकर तुरंत पिछली रात वाला सपना याद करती है। अब उसे लगने लगता है कि इस द्वीप पर कुछ न कुछ बेहद गलत जरूर है, लेकिन वह ये बात अपने तक ही रखती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बाकी लोग घबराकर अपना आपा खो दें। समय लगातार बीत रहा था। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। और दूसरी तरफ रिसोर्ट के होटल में कर्ली बालों वाली लड़की और उसके दोस्त आराम से खाना खा रहे थे। तभी वह अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखकर कहती है कि अब तक तो एना और बाकी लोगों को वापस ले आना चाहिए था। आखिर वह अभी तक उन्हें लेने गया क्यों नहीं? लेकिन कर्ली बालों वाली लड़की का बॉयफ्रेंड अभी भी उन्हें सबक सिखाने के मूड में था। उसे लग रहा था कि थोड़ी और परेशानी झेलने दो, तब मजा आएगा। तभी वहां से गुजर रहे बोट कप्तान के कानों में उनकी बातचीत पड़ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एना और उसके दोस्त सच में उस खोपड़ी वाले द्वीप पर गए हुए हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत अपना फोन निकालकर उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक के बाद एक सभी नंबर बंद मिलते हैं। कोई भी फोन नहीं लग रहा था। बेचैन होकर
वह कम से कम एक मैसेज भेज देता है। उसमें सिर्फ एक बात लिखी थी, रात होने पर किसी भी हालत में गांव के अंदर मत रुकना। लेकिन अफसोस, ये चेतावनी उन तक पहुंचने वाली नहीं थी। उधर ऐना और उसके दोस्त वापस उसी लकड़ी की झोपड़ी में लौट चुके थे। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे एक और रात वहीं बिताने का फैसला कर लेते हैं। धीरे धीरे सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात के बाद आहुई यूयू को चुपके से जगा देता है। दोनों बाकी लोगों को बिना बताए पास के जंगल की तरफ निकल जाते हैं ताकि थोड़ा वक्त अकेले बिता सकें। दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। इसी दौरान आहुई का पैर एक अजीब आकार वाले पत्थर से टकराता है और वह उसे गिरा देता है। उस समय ये बस एक मामूली घटना लगी, लेकिन जैसे किसी ने फिर से कुछ जगा दिया हो। उसी रात ऐना अचानक घबराकर नींद से जाग जाती है। बाहर से शोर सुनाई दे रहा था। वह तुरंत झोपड़ी से निकलकर बाहर जाती है और जो देखती है उसे देखकर सन्न रह जाती है। गांव के लोग एक पूरी तरह काले रंग की औरत का पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे मार डालना चाहते हों, लेकिन अगले ही पल वह औरत किसी इंसान जैसी नहीं लगती। उसके अंदर से एक डरावनी ताकत फूट पड़ती है और वह सीधे लोगों के बीच घुसकर उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। ऐना डर के मारे जड़ हो जाती है। तभी वह औरत अचानक उसकी तरफ मुड़ती है और पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ती है। ऐना पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर जमीन पर पड़े अपने ही साथी से टकरा जाता है और वह गिर पड़ती है। अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ऐना समझ नहीं पाती कि उसने जो देखा वो सपना था, कोई भ्रम था या फिर अतीत की कोई झलक। लेकिन अब उसके मन का डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ जंगल में आहुई अपना काम खत्म करके थोड़ी दूर जाता है, लेकिन तभी अचानक किसी अनदेखी ताकत की तरह कुछ उसे जोर से खींच ले जाता है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलता। यूयू कुछ पल के लिए वहीं जड़ होकर खड़ी रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। फिर घबराकर वह भागती हुई झोपड़ी तक पहुंचती है और बाकी लोगों को सारी बात बताती है। अब किसी की आंखों में नींद नहीं बची थी। सब तुरंत टॉर्च लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे हर तरफ आहुई को खोजते हैं, झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे, रास्तों पर, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिलता। काफी देर खोजने के बाद केट कहती है कि अंधेरे में ऐसे भटकते रहना खतरनाक है। अगर वे ऐसे ही खोजते रहे तो खुद भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय आहुई जंगल के काफी अंदर एक गुफा में फंसा हुआ है। उसका शरीर बेलों जैसी चीजों से पत्थर की एक वेदी पर बंधा हुआ था। बड़ी मुश्किल से वह अपनी टॉर्च निकालता है और चारों तरफ रोशनी डालता है। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चीजें लटक रही थीं। माहौल इतना डरावना था कि उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आहुई पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी आवाज अचानक बंद हो जाती है, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया हो। उधर ऐना और बाकी लोग पूरी रात चिंता में बैठे रहते हैं। कोई सो नहीं पाता। सुबह हो जाती है, लेकिन आहुई वापस नहीं लौटा। आखिर सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वे इस जगह को ठीक से जानते भी नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि पहले रिसोर्ट वापस चला जाए और फिर वहाँ से रेस्क्यू टीम लेकर आहुई को खोजा जाए। इस बार किस्मत जैसे उनका साथ देती हुई नजर आती है। जैसे ही वे समुद्र किनारे पहुंचते हैं, दूर से एक बोट उनकी तरफ आती दिखाई देती है। बोट कप्तान खुद उन्हें लेने आ रहा था। उसे देखकर सबके चेहरों पर पहली बार राहत दिखाई देती है। कुछ लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आखिरकार वे इस अभिशप्त जगह से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। बोट किनारे पहुंचने ही वाली होती है कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है। इतनी तेज आवाज कि पूरा समुद्र गूंज उठता है। देखते ही देखते पूरी बोट हवा में उछल जाती है और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। कप्तान और बोट पर मौजूद सभी लोग एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। कुछ सेकंड तक किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। सब बस स्तब्ध खड़े रहते हैं। उनके सामने उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब किसी को कोई शक नहीं रह गया था कि इस द्वीप में कुछ बहुत गलत है। डर, घबराहट और बेबसी एक साथ सबके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगती है। उन्हें अपनी उस बेवकूफी भरी शर्त पर पछतावा होने लगता है। अगर उन्होंने करली बालों वाली लड़की से बहस न की होती तो शायद आज यहाँ फंसे भी न होते। लेकिन अब पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। तभी केट को अचानक एक बात याद आती है। वह कहती है कि सारी अजीब घटनाएं तब शुरू हुई थीं जब आहुई ने गांव के बाहर बंधी रस्सी खोली थी। सब इस बात पर सोचते हैं और उन्हें भी ये बात सही लगती है, जैसे उन्होंने अनजाने में किसी बंद चीज को आजाद कर दिया हो। बिना समय गंवाए सभी लोग वापस गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं और उसी रस्सी को फिर से पहले की तरह बांध देते हैं। अब वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद इससे कुछ बदल जाए। इसी दौरान ऐना की नजर जमीन पर बने उन अजीब पत्थरों के ढेर पर पड़ती है।
उसे अचानक पिछली रात वाला दृश्य याद आता है। सपने में उसने देखा था कि गांव वाले इसी जगह के पास कुछ दफना रहे थे। उसके मन में एक अजीब सा एहसास होता है। वह धीरे से आगे बढ़ती है और पत्थरों के पास हाथ रख देती है। तभी आसपास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आने लगती है। माहौल एकदम बदल जाता है। सबके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये अजीब प्रतिक्रिया देखकर ऐना का शक और मजबूत हो जाता है। वह बिना देर किए सबको खुदाई शुरू करने के लिए कहती है। पहले तो सबको ये अजीब लगता है, लेकिन अब उनके पास कोशिश करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। कुछ देर खुदाई करने के बाद मिट्टी के अंदर से एक इंसानी खोपड़ी निकलती है। जैसे ही ऐना उसे छूती है, उसके दिमाग में फिर से तस्वीरें चमकने लगती हैं। इस बार वह सब कुछ पहले से ज्यादा साफ देख पाती है। कई साल पहले गांव की एक लड़की को बाहरी इलाके के एक आदमी से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन गांव के लोगों को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो सब भड़क उठे। उनकी एक सख्त परंपरा थी, गांव का कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी इंसान से शादी नहीं कर सकता था। गांव वाले उस आदमी को वहां से भगा देना चाहते थे। बात बहस से धक्का मुक्की तक पहुंच जाती है और उसी दौरान उसका सिर पत्थर से टकरा जाता है। चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गांव वाले घबरा जाते हैं। अपने अपराध को छिपाने के लिए वे वहीं उसका शव दफना देते हैं। जब उस लड़की को सच्चाई का पता चलता है तो उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह अकेली जंगल के भीतर एक गुफा तक जाती है और वहां अपनी आत्मा किसी अंधेरी शक्ति को समर्पित कर देती है। उसका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर गांव वालों से अपने प्रेमी की मौत का बदला लेना। धीरे धीरे वह इंसान से कुछ और बन जाती है, एक ऐसा भयानक अस्तित्व जिसने पूरे गांव को खत्म कर दिया। तभी ऐना को समझ आता है कि यही उस श्राप की शुरुआत थी जिसने इस पूरे द्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी थी। अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो इस श्राप को खत्म करना ही होगा। तभी ऐना को उस गुफा का ख्याल आता है जहाँ उस औरत ने खुद को अंधेरी ताकतों के हवाले किया था। अगर श्राप की शुरुआत वहीं से हुई थी तो शायद उसका अंत करने का रास्ता भी वहीं छिपा हो। बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और फिर सभी जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ऐना की नजर अकुन पर पड़ती है। उसके कंधे पर एक अजीब सा भाला टंगा हुआ था। पूछने पर पता चलता है कि उसने गांव के पास पड़े उन्हीं रहस्यमयी पत्थरों में से एक को तोड़कर ये अस्थायी हथियार बनाया है। उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर यही चीज उनकी उम्मीद बनने वाली थी। जंगल के भीतर बढ़ते हुए ऐना को बार बार महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, जैसे पेड़ों के पीछे से कोई लगातार उनका पीछा कर रहा हो। वह कई बार पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन हर बार वहाँ सिर्फ सन्नाटा ही मिलता है। काफी देर की मशक्कत के बाद वे जंगल पार कर लेते हैं, लेकिन सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। उनके रास्ते में एक बड़ा झरना था। दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थीं और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पानी के अंदर से होकर निकलना। मजबूरी में सभी एक लाइन बनाकर नदी पार करने लगते हैं। सबसे पीछे चल रही लिली को अचानक महसूस होता है कि कोई उसके पैर पकड़कर खींच रहा है। वह घबराकर पीछे देखती है और तभी पानी के अंदर से एक सिर बाहर निकलता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार चुड़ैल लिली पर हमला नहीं करती, वह सीधे अकुन की तरफ झपटती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। घबराकर अकुन अपना पत्थर वाला भाला चुड़ैल की तरफ घोंप देता है। तभी पहली बार उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल उस हथियार से डरती है, जैसे उस पत्थर में कोई ऐसी ताकत हो जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हो। लेकिन अगले ही पल वह फिर से अपना निशाना बदल देती है और अली को पकड़कर पानी के अंदर खींच ले जाती है। अकुन तुरंत उसके पीछे गोता लगाता है। वह चारों तरफ तलाश करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न चुड़ैल और न ही अली, मानो दोनों हवा में गायब हो गए हों। अब तक सभी लोग उस चुड़ैल का चेहरा साफ देख चुके थे। उनके मन में बची हुई उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगती है। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं रह गया था, बल्कि एक सच्चाई बन चुका था। समय तेजी से बीत रहा था और शाम होने लगी थी। ऐसी हालत में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रात यहीं बिताई जाएगी। वे आग जलाकर उसके आसपास बैठ जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सभी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही वे सोने की तैयारी करते हैं, अंधेरे में फिर वही चुड़ैल दिखाई देती है। इस बार वह किसी को मौका भी नहीं देती। सबकी आंखों के सामने वह यूयू को पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाती है। कुछ सेकंड तक तो किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। अब हालात पूरी तरह उनके हाथ से निकलते जा रहे थे, फिर भी बाकी लोग हार नहीं मानते। पूरी रात बेचैनी में गुजरती है और आखिरकार सुबह हो जाती है। अब केवल ऐना, अकुन और केट ही बचे थे। तीनों फिर से गुफा की तलाश में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक दोराहे पर पहुंचते हैं। तभी दूर कहीं से किसी लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। आवाज यूयू की लग रही थी। तीनों तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। आवाज का पीछा करते हुए वे एक गुफा तक पहुंच जाते हैं।
अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चुड़ैल यूयू को पकड़े हुए थी और उसका खून पी रही थी। अकुन बिना एक पल गंवाए अपना भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसे पता था कि यही हथियार चुड़ैल को रोक सकता है, लेकिन समस्या ये थी कि चुड़ैल इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थी। अकुन कई बार हमला करता है, लेकिन वह हर बार बच निकलती है। तभी केट भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन चुड़ैल उसे एक ही वार में दूर फेंक देती है। दूसरी तरफ ऐना की नजर गुफा के बीचों बीच रखी एक काली पेटी पर पड़ती है। उस पेटी के अंदर एक पुरानी और टूटी फूटी गुड़िया रखी हुई थी। उसे देखते ही ऐना को अचानक याद आता है कि ये वही गुड़िया है जो उस बाहरी युवक ने अपनी प्रेमिका को प्यार की निशानी के तौर पर दी थी। लेकिन सवाल ये था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। ऐना अभी इसी बारे में सोच ही रही होती है कि अचानक चुड़ैल का चेहरा बदल जाता है। वह बुरी तरह बेचैन और गुस्से में नजर आने लगती है। अगले ही पल उसकी नजर ऐना पर टिक जाती है और वह पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। हालात बिगड़ते देखकर केट तुरंत आगे आती है और चुड़ैल को पीछे से कसकर पकड़ लेती है। उसी मौके का फायदा उठाकर अकुन अपना पत्थर वाला भाला पूरी ताकत से उसकी तरफ घोंप देता है। वार सीधा लगता है, लेकिन चुड़ैल को खत्म करने के लिए इतना काफी नहीं था। वह दर्द से भरी एक डरावनी चीख निकालती है और फिर अपना सारा गुस्सा केट पर उतार देती है। कुछ ही सेकंड में वह उसे बेरहमी से घायल कर देती है। इसके बाद वह पलटकर अकुन पर हमला करती है और उसे भी जमीन पर गिरा देती है। ऐना अपनी आंखों के सामने अपने दोनों दोस्तों को मरते हुए देखती है, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था। डर और सदमे में वह गुड़िया को उठाती है और गुफा से बाहर भाग जाती है। वह लगातार दौड़ती रहती है। उसे खुद नहीं पता कि वह कितनी देर तक भागती रही। आखिरकार उसके कदम एक जली हुई पुरानी झोपड़ी के सामने रुकते हैं। वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि ये कभी चुड़ैल का घर हुआ करता था। तभी उसके सामने फिर से अतीत की तस्वीरें उभरने लगती हैं। वह उस लड़की और उसके प्रेमी को देखती है। दोनों इसी घर में साथ रहते थे, हंसते थे, बातें करते थे और अपने भविष्य के सपने देखते थे। कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य और खूबसूरत लगता है, लेकिन अगले ही क्षण ऐना फिर से हकीकत में लौट आती है और इस बार चुड़ैल उसके ठीक सामने खड़ी थी। ऐना को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा देती है। ऐना की सांस रुकने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि अब शायद उसका अंत करीब है, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है। पूरी ताकत जुटाकर वह चुड़ैल का नाम पुकारती है। जैसे ही वह नाम उसके कानों तक पहुंचता है, चुड़ैल का चेहरा बदल जाता है। उसके हाथ ढीले पड़ने लगते हैं। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाती है। ऐना हांफते हुए उसे पूरी सच्चाई बताने लगती है। वह कहती है कि जिन लोगों से वह बदला लेना चाहती थी, वे सभी 200 साल पहले ही मर चुके हैं। गांव अब सिर्फ एक खंडहर है। यहाँ कोई नहीं बचा। अब उसके पास नफरत को पकड़े रखने की कोई वजह नहीं है। ऐना उसे समझाती है कि शायद अब समय आ गया है कि वह इस दर्द को छोड़ दे और अपने प्रेमी से दूसरी दुनिया में जाकर मिले। ये बातें सुनकर पहली बार चुड़ैल के चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द दिखाई देता है। उसकी आंखों में जैसे बरसों का बोझ उतरने लगता है। वह धीमी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहती है, धन्यवाद। तभी ऐना को समझ आता है कि जब उसने गुफा में उस गुड़िया को उठाया था, उसी पल से श्राप टूटना शुरू हो चुका था। चुड़ैल धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाती है और अगले ही पल ऐना खुद को गहरे पानी में गिरता हुआ महसूस करती है। चारों तरफ बर्फ जैसी ठंडी लहरें उसे घेर लेती हैं। कुछ सेकंड के लिए उसे लगता है कि अब वह नहीं बचेगी, लेकिन तभी कोई ताकत उसे ऊपर की तरफ खींचने लगती है। ऐना अचानक पानी से बाहर निकलती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। जब वह खुद को संभाल कर आस पास देखती है तो पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह फिर से उसी दिन पर लौट आई थी जब वे पहली बार डाइविंग के लिए समुद्र में उतरे थे। उसके सारे दोस्त बिल्कुल सुरक्षित उसके आसपास खड़े थे। अकुन, केट, यूयू, लिली सभी जिंदा थे। जैसे पिछले कई दिनों में जो कुछ हुआ था वो कभी हुआ ही नहीं। मानो वह सब एक लंबा और डरावना सपना रहा हो। लेकिन ऐना जानती थी कि जो उसने देखा और झेला था वो सिर्फ सपना नहीं था। इसलिए इस बार वह मन ही मन एक फैसला कर लेती है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी करली बालों वाली लड़की की उस बेवकूफी भरी शर्त में हिस्सा नहीं लेगी। और इसी के साथ इस रहस्यमयी द्वीप की कहानी खत्म होती है।